आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। हमारी सेहत के आज के अंक में आपके लिए भेंट वार्ता ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अलका सिन्हा, आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसा विषय है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और फिर हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी से इसका कैसे उपचार किया जाता है। तो पहले लिसनर्स के लिए मैं ये समझना चाहूंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सी बीमारी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम आम भाषा में समझे तो हम इसको नॉर्मली बोलते हैं गठिया। ये एक जोड़ों की बीमारी है। जब ये किसी भी मूवेबल जॉइंट में हो सकती है। हमारी बॉडी में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं जो घूम सकते हैं, कुछ जो जिसमें ज्यादा घुमाव नहीं होता है, जैसे जोड़ बोलते हैं। जोड़ जिसको हम आम भाषा में जोड़ बोलते हैं। तो उन मोस्ट कॉमनली जो होता है ये हमारे घुटने में, हिप जॉइंट में और हाथ के जॉइंट्स में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। ये किसी भी इंजरी से प्रेसिपिटेट हो सकता है या फिर मोस्टली एक ये एज प्रोसेस है। एजिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसके ज़्यादा सिम्टम्स आने लगते हैं। बट ऐसा ये नहीं मानना चाहिए कि जो भी एज हो रहा है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ये एक डिजीज़ है जिसमें हम इसको काफ़ी उपचार से, कुछ सावधानियों से इसके प्रोग्रेशन को, इसके जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जब उम्र दराज होते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें ये बहुत कॉमन सुनने में आता है कि अरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, अब चला नहीं जाता, घुटने दुख रहे हैं, मसाज कर दो या तेल लगा दो। तो क्या ये उम्र दराज लोगों में ही ज्यादा पाई जाती है? ज़्यादातर तो केसेस हमें ये उम्र दराज रोज़ों में ही 45 प्लस का हम एज क्राइटेरिया मानकर चलते हैं कि उसमें एज में अगर घुटनों में दर्द है, घुटनों में अकड़न रहती है जो काफ़ी देर तक 30 मिनट्स तक रहती है और वो पूरी तरह से मुड़ नहीं पाते, खुल नहीं पाते, तो हम उसको एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि वो आर्थराइटिस है। ज़्यादातर केसेस में यही एक लक्षण होते हैं। तो ये मुख्य लक्षण इसके यही दर्द जी, और मसल में वीकनेस, अपने काम घुटनों को या जोड़ों को अच्छे से मूव ना कर पाना, और इसकी वजह से आपकी डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी डिटोरिएशन हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि ये लक्षण उनको दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो क्या वो मान ले कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करवाने चाहिए? मैं तो लोगों को, श्रोताओं को यही समझाऊंगी कि अपने आप इस बात को ना समझे कि नी जॉइंट या किसी भी जॉइंट में दर्द किसी और कारण से भी हो सकता है। ये एक चिकित्सक या पर्टिकुलरली ऑस्टियो जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स होते हैं उनके पास वो जाकर के एक बार कंसल्ट कर लें। वो एक बेटर रहता है कि आपको डायग्नोस कर पाएंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कि आपको आर्थराइटिस है कि नहीं है। कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट और एक्सरेज, बट स्कैन्स वगैरह की जानने के लिए कि गठिया कितने हद तक है या नहीं है। ठीक है, तो स्कैन्स और टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं जो ये कंफर्मेशन कर सकता है। तो अगर एक बार कंफर्म हो गया टेस्ट के माध्यम से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो क्या प्रोसीजर रहता है इसको कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा जिसमें दवाइयाँ रहेंगी आपकी, अगर घुटने में सूजन है, दर्द है, उसको कंट्रोल करने के लिए। और मोस्टली क्या होता है, जिनको ये घुटने की या जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है उनका कैल्शियम एंड विटामिन डी का लेवल भी कम रहता है। तो उसके हिसाब से चिकित्सक उनको दवाइयाँ बताते हैं कि उसकी भी स्ट्रेंथ को, बोन की स्ट्रेंथ को भी बताया जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि हम एक्सरसाइजेस में अब इसको प्रायोरिटाइज कर दें, अपने जोड़ों की एक्सरसाइज करके उसके आगे के प्रोग्रेशन को रोकें। लोगों में लेकिन ये बड़ा डर रहता है कि हमारे घुटनों में अभी दर्द है, हमें दर्द में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हमारा जो मुख्य इलाज का जो एक पूरा एक पैटर्न होता है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द आर्थराइटिस इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आगे वो जितना प्रोग्रेस हो रहा है वो ना हो, और अगर आपको अभी जो दिक्कत रह रही है हम उसको भी मैनेज करते हैं भौतिक चिकित्सा में। तो इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जैसा आप बता रही हैं, लेकिन कई बार होता यह है डॉक्टर साहब कि जब पेशेंट को पता लगता है, जैसा आपने बताया कंफर्मेशन भी हो जाता है, पर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए
ऐसा ना हो नुकसान दे जाए, कितनी करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी उसको होती नहीं है। तो इसमें जैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को आप डील करती होंगी, तो किस तरह से आप एक्सरसाइज करवाते हैं? क्या देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा होता है कि हम पेशेंट का पेन कम करें, क्योंकि अगर पेन है तो पेशेंट कभी भी एक्सरसाइजेस को अच्छे से नहीं कर पाता और वो डरता है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पेन बढ़ेगा। तो भौतिक चिकित्सा में हम सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देते हैं कि हम उनका पेन किसी तरीके से कम करें। हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे हम पेन को कम करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। और ये हम हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइज एक टेलर मेड प्रोग्राम होता है। जो एक्सरसाइज ए बंदा कर रहा है वो बी नहीं कर पाएगा। किस श्रेणी में पेशेंट है, उसका क्या लाइफस्टाइल है, उसको किसी दिक्कत आ रही है, वो अभी कितना कर सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम पेशेंट को प्लान करके देते हैं। और हम ये एम्फसाइज हमेशा इस बात पे मैं करूँगी कि मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट एक्सरसाइज को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो वो अपने आप से कुछ गलतियां कर देते हैं। तो एक भौतिक चिकित्सक के पास जाकर के वो एटलीस्ट हफ्ता भर एक्सरसाइज को अच्छे से समझे, फिर उसको एक अपनी दिनचर्या का में एक रूटीन में ले आए कि हमारी एक लाइफ का ये प्रोग्राम का पार्ट है कि हमें ये करना है। अच्छा, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हमेशा ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर करवाना है, वो खुद से भी उसको सीख कर सकते हैं। डेफिनेटली वो खुद भी इस बात को समझ सकते हैं और उससे उनको काफ़ी आराम भी आएगा और उनपे केवल जॉइंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, बराबर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में उनको एक चेंज दिखेगा। तो जैसा आपने बताया एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एक आर्थराइटिस पेशेंट के लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या जैसे बचपन से ही या यंग एज से ही एक्सरसाइज की जाए, कुछ पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइजेज हों कि ये हो ही ना? देखिए, इसमें जो हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं जिससे हमें गठियों से बचा जा सकता है, एक तो ये होता है कि अगर हम अपने वेट को कंट्रोल में रखें। बिकॉज अगर आप पेशेंट ओबीज है, कोई भी ओबीज है, तो हमारे जॉइंट्स पे ज़्यादा बोझ आ रहा है जिसको वो मैनेज नहीं कर पाता और वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। अगर हम अपने वेट को कंट्रोल में रख सकें तो हम आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और अगर होता भी है तो उससे हमारी जो दिक्कतें आने वाली है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपको कोई जॉइंट की इंजरी हुई है, चाहे आप उस इंजरी को कंजर्वेटिवली विदाउट सर्जरी मैनेज कर रहे हैं या सर्जरी से मैनेज कर रहे हैं, तो उसको भी आप उस जॉइंट को बचाना है, आपको उसको स्ट्रेंथन करना है, उसकी मांसपेशियों को मजबूत करना है कि उसमें आर्थराइटिस के लक्षण ना आ पाए। तो हम ये दो चीज़ों को कर सकते हैं कि अपना वेट को कंट्रोल करें, अगर कोई हमें चोट लगी है जॉइंट में तो हम उसको एक्सरसाइजेस से स्ट्रॉन्ग करें, और डेफिनेटली हम अपनी विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर रखें, जो हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहे। जी, इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स फॉलो किए जाते हैं? जैसे आपने एक एक्सरसाइजेस बताया जिसको घर पे भी किया जा सकता है, क्या कोई मशीन्स या टूल्स भी यूज होते हैं? हाँ, डेफिनेटली फिजियोथेरेपी में हमारे पास कई टेक्निक्स होती हैं जो हम मैनुअल टेक्निक्स कहते हैं, जिससे हम जॉइंट प्ले मतलब जॉइंट में जो वो मूव नहीं कर पाते हम उस मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ मसल्स हमारी छोटी हो रही होती हैं उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव अल्ट्रासाउंड थेरेपी जिससे हीलिंग में अंदर हेल्प मिलता है। वी हैव टेंस थेरेपी जिससे अगर पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा है तो उसको पेन में आराम आता है। देन वी हैव ए मसल स्टिमुलेशन ऑल्सो, जो कि मसल्स को स्टिमुलेट करके उसकी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। तो ये सारे आपने बताया कि किस तरह से ये किया जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो अपनी इस बीमारी को बताएंगे तो वो किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कोई भी बीमारी होने से पहले उसका बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? प्रिवेंशन के लिए वेट कंट्रोल, गुड कैल्शियम एंड विटामिन डी intake, an active lifestyle, and if you can give yourself some time to strengthen the muscles. अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप या जेंडर से फ़र्क पड़ता है इस बीमारी में? ये मोस्टली तो हम इसको डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ही बोलते हैं। दैट इज़ एक पर्टिकुलर एज के बाद 45 प्लस ही इसका एज क्राइटेरिया रहता है। बट यंग लोगों में भी आर्थराइटिस पाया जा सकता है अगर उन्हें कोई जॉइंट में इंजरी हुई है। और ये पाया गया है कि फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर आर्थराइटिस।
कोई खास वजह कि फीमेल्स ऐसे एक पर्टिकुलर रीज़न बताना तो बड़ा मुश्किल है कि फीमेल्स क्यों ज़्यादा है, बट अगर हम ग्रॉसली अगर थोड़ा सोचें तो मोस्टली फीमेल्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ दे हैड ए डिप्लीशन इन कैल्शियम एंड विटामिन डी इन देयर बोन। तो बोन हेल्थ जब डिटोरिएट होती है, मसल स्ट्रेंथ कम होता है, तो वियर एंड टियर ज़्यादा होने लगता तो है। कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी कहीं ना कहीं ये कारण, जैसा आपने बोला, बन जाता है महिलाओं में ज़्यादा होने का। तो हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले इस बीमारी पर हमारे श्रोताओं को इस और जानकारी आप क्या देना चाहेंगे? किस तरह का लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चों में भी एक टेंडेंसी आ गई है कि एक्सरसाइज ना करना, बैठे बैठे ही उनका सारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, फ़ोन पे, मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे ही हम लोग बैठे रहते हैं। तो क्या इसके कारण भी इसके केसेस बढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी तो हमें चाहिए ही। वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे हर जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है और डेफिनेटली आर्थराइटिस के भी केसेस बढ़ सकते हैं और बढ़ ही रहे हैं। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना, अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस को एक इम्पॉर्टेंट टाइम देना, रोल बना लेना, उसको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना लेना, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं एक वेल प्लान्ड बैलेंस्ड मील लेकर भी। जी। और एक चलते चलते और प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि कई बार कुछ श्रोता ये भी सोच सकते हैं कि हमें ये बीमारी है, ये तो एज रिलेटेड है, एक समय के साथ है, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है क्योंकि एजिंग हो रही है, तो अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो हमारी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाएगी, तो हमें लाइफ लॉन्ग ये करना पड़ेगा, तो एक समस्या की तरह उसको देखने लगते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, ये आर्थराइटिस अपने आप में एक समस्या है, फिजियोथेरेपिस्ट या इसका ट्रीटमेंट समस्या नहीं है। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से एक आदत नहीं बनेगी। आपको जब ज़रूरत है, जब आप एक एक्टिव इन्फ्लेमेशन, मतलब एक्टिव आपका पेन बहुत ज़्यादा है, आपकी सूजन बहुत ज़्यादा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस टाइम पे ही आपको कुछ दिन फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एक्सरसाइजेज एक लाइफ लॉन्ग ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई, और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आज लाभान्वित होंगे इतनी अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त करके। तो हमने आज बात करी ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका बहुत आवश्यक है, और ये जानकारी हमें दे रही थी हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट डॉक्टर अलका सिन्हा, जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, आकाशवाणी में आप आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने श्रोताओं को बताई और जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, गॉल ब्लैडर की पथरी छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो पित्ताशय की थैली में बनते हैं। यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो इसे निकालने के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है। आइए सुनते हैं इसी विषय पर एक भेंटवार्ता, पित्त की थैली की पथरी का इलाज। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, न्यू दिल्ली। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। थैंक यू शालिनी जी, आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया आज। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा विषय है गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली में पथरी, तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है, ये पथरी क्या है, होती क्यों है ये? देखिए, शरीर में बहुत सारे ऑर्गन में स्टोन्स बनती है। जैसे पित्त की थैली में स्टोन है तो उसको गॉल स्टोन डिजीज बोलते हैं। किडनी में भी बन सकती है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मैंडिबुलर ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, उसमें भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये क्या कारण होता है कि किसी किसी के शरीर में पथरी बनती है? देखिए, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। मोस्ट कॉमनली जो हमारे में 4F बोला जाता है, ये कॉमनली आपको फीमेल्स में कॉमनली मिलेगा, क्योंकि उनमें हार्मोनल्स जो एस्ट्रोजन के वजह से इसमें पित्त की थैलियों में स्टोन्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ओबीज पेशेंट्स जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसमें भी स्टोन्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें भी आपको स्टोन्स बनने की ज़्यादा संभावना होती है। मोर देन 40 ईयर के जो पीपल्स हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू द यंग एज। कोलेस्ट्रॉल के कारण बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही स्टोन्स का फॉर्मेशन गॉल ब्लैडर में होती है। तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें चेक करते
करते रहना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, ये और बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है एक आम जन को कि मुझे पथरी है? देखिए, मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको अपर एब्डोमेन में, जो ऊपर के तरफ की एब्डोमेन पार्ट होती है, उसमें पेन होता है। पेन जो होता है कॉमनली ये रेडिएट करता है पीछे की तरफ, बैक की तरफ। और कुछ लोगों में गैस का फॉर्मेशन, जैसे बहुत सारे हमारे जो ओपीडीज में आते हैं पेशेंट्स, उसमें वो हमेशा बोलते हैं हमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और थोड़ा थोड़ा माइल्ड पेन होता है। तो उस तरह के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप इसके लिए किसी भी लोकल सर्जन्स या डॉक्टर से मिलें एंड उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो जब पेन होता है तो क्या, अगर उनको पता लगता है कि मुझे पेन हो रहा है, कुछ समय तक होता रहेगा, कुछ ऐसा समय होगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, कितने समय तक? देखिए, गॉल स्टोन डिजीज जो होता है ना 3 फेज में होती है। एक सिंपल कॉलेलिथेसिस बोलते हैं, जिसमें आपको पेन स्टार्ट होगा और अप टू द 5 आवर 30 मिनट टू 5 आवर तक रहती है, तो वो सिंपल गॉल स्टोन डिजीज है, वो सबसाइड कर जाए, दैट्स कॉल्ड एज ए कॉलिकी पेन। दूसरा होता है उससे कॉम्प्लिकेटेड एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। उसमें क्या होगा, आपकी पेन 5 घंटे से ज़्यादा रहेगी और आपको फीवर भी हो जाएगा, वॉमिटिंग भी होगी। और तीसरा फेज ये होता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जिसमें कि पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, पेनकेटाइटिस हो जाती है, कोलेंजाइटिस हो जाती है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है ये गॉल स्टोन्स की। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस पे मैं आगे बात करूंगी। पहले ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको दर्द महसूस हो रहा है, तो किस तरह से इसका डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस बनाया जाता है और किस तरह से वो टेस्ट किए जाते हैं? देखिए, इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है प्राइमरी होती है अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन। तो उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड से फाइंडिंग में डिटेक्ट हो जाती है 90% से स्टोन्स जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो रेडियोलुसेंट होते हैं, वो जो अल्ट्रासाउंड में मिल जाती है। कुछ ही ऐसे स्टोन्स है, 10% स्टोन्स ऐसे होते हैं जो नहीं डिटेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड में। उसके लिए हम एक जांच होती है MRI एब्डोमेन, जिसको MRCP बोलते हैं, वो करवाते हैं। तो आपने ये बताया कि टेस्ट जो है जनरली अल्ट्रासाउंड और MRI, तो इसमें पता लग जाता होगा कि कितना बड़ा स्टोन है, क्या साइज है उसका? जी, इससे पता तो चल। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर रहता है, कैसे इसका जो इलाज है वो कैसे शुरुआत होती है, कैसे किया जाता है? देखिए, मेन ट्रीटमेंट है यदि पेशेंट को सिम्टम है तो ये सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज होते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो 60 to 80% साइलेंट स्टोन्स होते हैं। पेशेंट रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, जांच करवाने के लिए अपनी, और अल्ट्रासाउंड कराता है, फिर उसे डिटेक्ट हो जाती कि हमें स्टोन्स हैं। दूसरा होता है कि पेशेंट को सिम्टम के साथ OPD में डॉक्टर के सलाह के लिए जा रहा है, वो कहा जाता है उसको सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज। सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज में एक ही ऑप्शन होता है, आपको सर्जरी के लिए ही जानी होगी। तो आपने एक चीज़ ये बोली कि असिम्टोमेटिक भी हो सकता है और काफ़ी लोगों को होता है। तो जब चांस फाइंडिंग होती है, किसी और वजह से वो अपना अल्ट्रासाउंड या MRI कराते हैं, तो उन्हें पता लग जाता होगा कि मुझे ये भी है, तो क्या उन्हें करना चाहिए? क्या उन्हें इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो तो कुछ सिम्टम दे नहीं रहा है, या उन्हें डॉक्टर के पास जाके? देखिए, ये आप अच्छी सवाल है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन यदि यंग एज में किसी को मिला, आप मानो कि 20 ईयर के यंग पर्सन को कोई मेल है, उसे डिटेक्ट हुआ है, तो उससे कभी कभी क्या होता है, गॉल स्टोन साइलेंट स्टोन्स जो होता है 20 अप टू द 25 ईयर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन इट्स चांस है कि 25 ईयर के बाद आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको स्टार्ट होगा पेन, तो उस टाइम में आपको सर्जरी करवानी होगी और कोई इसका ऑप्शन नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे डायबिटिक के पेशेंट्स हैं या कोई हाई डिजीज वाले पेशेंट है, CKD हैं, इस तरह के पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन को भी सर्जरी करवानी होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है बाद में। तो आपने बताया पहले से भी हो सकता है, तो क्या ये हेरिडिटरी भी होता है, जन्म से होता है? हाँ, ये भी कुछ परसेंटेज हैं, बहुत कम है, 0.2% के अराउंड से हैं जो कि जेनेटिक भी फैमिली में हो सकता है, फैमिली में रन क्योंकि बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं, एक तो वो बता नहीं पाते, दूसरे उनके टेस्ट भी कहाँ अल्ट्रासाउंड कोई कराता है बच्चे का। इतना तो बच्चों में कॉन्जेनाइटल्स नहीं है, दैट्स कॉल्ड कॉन्जेनाइटल इसको बोलते हैं। हेरिडिटी ये हो गई फैमिली में रन कर रही है कि नहीं, तो बहुत ही कम एविडेंस है कि 0.1 to 0.2% से ऐसे केसेज हैं जिसमें कि फैमिली में मदर फादर को रहा तो बच्चों को भी हो सकता है। तो हेरिडिटरी तो चांसेस कम है, तो क्या चांसेस होते हैं, क्यों हो जाता है? जैसे कोई खान पान, हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है, क्यों हो जाता है? एक्चुअली में खान पान से, ये बीमारी जो है खान पान से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारे जो इंडियन सिनेरियो में जो खान पान के है कि तली हुई चीज़ें खानी है,
तो ये इसमें बेसिकली है कि आप फैटी फूड जो जितना भी आप खाते हो उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डेवलपमेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल ही एक कारण है जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स बनती है। तो अगर कोई कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहे और उसको हो चुका है, तो क्या वो खाना कम कर दे, बंद कर दे, तो वो घुल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कि खाने पीने से गॉल स्टोन यदि फॉर्मेशन हो चुकी है तो फिर वो घुल नहीं सकती है, लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हो। आपको स्टोन्स नहीं है तो आप फैट डाइट्स, हाई फाइबर डाइट्स, ये सब चीज़ें आप लेंगे तो आपकी हेल्दी डाइट रहेगी तो आपको फॉर्मेशन कम होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ट्रीटमेंट कैसे कैसे अवेलेबल हैं? भारतवर्ष की ही बात करते हैं कि यहाँ पर हम क्या ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? कुछ ऑप्शंस होंगे अगर कोई आता है आपके पास तो? देखिए, हमारे भारत में तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। जैसे पुराने टाइम में पहले ओपन सर्जरी होती है थी जिसको ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कहते थे, अब आउटडेटेड प्रोसीजर हो गया। उसके बाद आजकल लैप्रोस्कोपी जिसको की होल सर्जरी बोलते हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी हो गया। आजकल रोबोट भी आ गई, रोबोटिक सर्जरी से भी करते हैं, सिंगल पोर्ट, डबल पोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप 24 आवर के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और विद इन द 7 डेज के अंदर में आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे आप किसी भी काम करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तो आपने बताया कि डाइट बहुत ज़रूरी है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? कुछ और आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? बस इसमें है कि आपकी डाइट्स जो होनी चाहिए, हेल्दी डाइट्स होनी चाहिए। आपके डाइट्स में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीज़, हाई फाइबर डाइट्स होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ें आपको करनी होगी। फैट को, तली हुई चीज़ों को कम खानी है, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है, फैट भी थोड़ा बहुत लेना जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, तो एडिक्वेट अमाउंट में बैलेंसिंग डाइट होनी चाहिए। इतना नहीं कि आप फैट ले रहे हो, अदर चीज़ें नहीं ले रहे हो। तो डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं कि किडनी में भी स्टोन बहुत कॉमन है, जैसे गॉल ब्लैडर में है। तो किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन दोनों की ही बात मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कोई घरेलू नुस्खा है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, किडनी स्टोन्स के तो बहुत सारे नुस्खे हैं घर में। जैसे आप पानी एडिक्वेट अमाउंट में 2.5 से 3 लीटर प्रतिदिन लोगों को पीना चाहिए। आप जैसे हेल्दी फूड्स आप लेते हो, हरी सब्जियां लेते हो, तो उससे किडनी स्टोन्स तो प्रिवेंट हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सब्जियों में, कैबेज वगैरह है, जो कि कुछ स्टोन्स फॉर्मेशन करता है किडनी स्टोन का, लेकिन ये गॉल स्टोन्स से कोई रिलेशन नहीं है। गॉल स्टोन्स में बस एक ही चीज़ है कि आपको हाई फैट डाइट नहीं लेनी है, इतना एडिक्वेट अमाउंट में ही लेनी है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अगर कोई पेशेंट है जो आपने बताए सिम्टम्स वो फील कर रहा है, हमारे कोई लिसनर हो सकता है जिसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ दिनों से, पर उसको ये लगता है कि एक डर भी होता है ऑपरेशन का कि जाएंगे तो पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं इस तरह की सर्जरी में? देखिए, कॉम्प्लिकेशन 2 चीज़ से रिलेटेड होते हैं। एक तो है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, ऑपरेशन के दौरान का कॉम्प्लिकेशन, एक पेशेंट से रिलेटेड है। जैसे पेशेंट कोई हेल्दी है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत मिनिमल है। आजकल जो की होल सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी हो रही है, उसमें 0.1 से 1% का चांस होता है बस, कि कोई सीबीडी इंजरी हो गई, जिसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, आंतों का इंजरी हो गया, वो सब चीज़ें हो सकती है। और आप कोई भी सर्जरी में 0.1% का कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो एनेस्थेसिया से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रग से एलर्जी से रिलेटेड हो, या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होता ही है। रही बात दूसरा पार्ट, अपन आते हैं इस पे, क्या कहते हैं, पेशेंट से रिलेटेड। अब जैसे पेशेंट है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोई किडनी डिजीज़ का है, कोई लीवर डिजीज़ का है, कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, तो उस तरह के पेशेंट्स में थोड़ा सा नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। अच्छा, जैसे अभी कॉम्प्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पेशेंट छोड़ दे सर्जरी कराना किसी भी कारण से, चाहे वो डर के कारण छोड़े या असिम्प्टोमेटिक है छोड़े, तो उसे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? कराए ना? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मोस्टली जो स्टोन्स होते हैं एसिम्प्टोमेटिक टाइप के होते हैं 80%। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आपकी स्टोन्स नीचे सीबीडी में आ जाएगी, जिसको कोलेडोकोलिथिस, आपको जॉन्डिस हो जाएगा। नीचे स्टोन्स आपकी फंस गई तो पेनकेटाइटिस हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती, पॉसिबिलिटी है।
ये श्योर नहीं है कि हो ही सकता है। दूसरा है कि लोगों को हमारे सोसाइटी में ये होता है कि स्टोन्स छोड़ देंगे तो कैंसर डेवलप हो सकता है। तो कैंसर डेवलप होने में आपको टाइम लगता है, 20-25 ईयर। कोई स्टोन्स पड़ा हुआ है, बिग स्टोन्स है, जैसे लार्ज स्टोन्स है, मोर देन 2 सेंटीमीटर का स्टोन्स है, और वो लॉन्ग टाइम के लिए पड़े हुए हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी होता है कैंसर डेवलप आफ्टर द 25 ईयर। अच्छा। तो बड़े स्टोन्स को तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी करवा लें। सर्जरी करा ली जाए जी। ये भी बताइए कि रिकवरी टाइम की हम बात करते हैं, कितने समय में पेशेंट जो है ठीक होकर घर जा सकता है? सर्जरी में कितना समय लगता है? देखिए, आजकल जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी जो हो रही है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें तो 24 आवर के बाद पेशेंट्स को लगता ही नहीं है कि उनकी सर्जरी हुई है। और मैंने पहले भी बताया था कि आपको 7 डेज के बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। तो आप ये मान सकते हो 7 डेज में आप कंप्लीट रिकवर हो जाएंगे। रिकवर हो गए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हो गया, रिकवर हो गए। आप ये बताइए कि उसके बाद, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है उसका, तो कोई उसके बाद उसको कोई परेशानी, कोई लाइफस्टाइल की परेशानी, किसी तरह का कोई बदलाव, क्योंकि वो ऑर्गन हटा दिया गया है उसके शरीर से, तो कुछ ऐसा आपने फील किया है कि होता है? देखिए, ये कॉमन सवाल है हमारे ओपीडी में, पेशेंट्स आते हैं सोसाइटी में कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हमारे शरीर में कोई चीज़ें बदलाव तो नहीं आ जाएगी। पहले तो ये समझ लीजिए, गॉल ब्लैडर सिर्फ का काम होता है सिर्फ स्टोर बाइल को करना। जब भी आप फैटी फूड लेते हैं तो बाइल निकलती है और पाचन क्रिया को में इंटेस्टाइन में जाके पाचन करती है। जब आप गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं तो लीवर आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करती है बाइल को, तो आपके शरीर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप बेफिक्र रहें, आपकी लाइफ स्टाइल नॉर्मल रहेगी। गॉल ब्लैडर जस्ट स्टोरेज का काम करता है, उनका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं। लेकिन फिर कुछ तो प्रिकॉशन होंगी, वो सर्जरी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं? प्रिकॉशन यही लेना होता है कि बस आपको इनिशियली सर्जरी कराने के बाद, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकल गई है तो बॉडी को एडप्ट होने में टाइम लगता है, तो आपको कुछ दिनों पर, महीने 2 महीने तक आपको फैटी फूड को अवॉइड करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, थोड़ी बहुत मसाले वगैरह कम लेनी है। जी। ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा पर्टिकुलर रिस्क ग्रुप है जिसमें ये स्टोन ज्यादा पाया जाता है? आपने थोड़ा सा तो बताया था शुरुआत में कि प्रेग्नेंट लेडीज में और ये तो और भी थोड़ा सा कि किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं, किस तरह की कोमॉर्बिडिटीज होंगी? देखिए, जो कोमॉर्बिड डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें गॉल ब्लैडर का फंक्शन जो होती है, मोटिलिटी वो कम हो जाती है, उसमें गॉल स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जैसे मैं स्पाइनल पेशेंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स हैं, उसमें भी गॉल ब्लैडर की फंक्शन कम हो जाती है, उसमें भी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब भी एक एक्स्ट्रा है जो 4 ऐप के अलावे ये सब पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी होने की संभावना होती है। एक आम चीज़ मैंने सुनी है डॉक्टर साहब कि जब स्टोन रिमूव होता है, किडनी में तो स्टोन रिमूव हो जाता है, पर आप गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं तो उसको स्टोन को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, ऐसा सुना। एक तो मेरा ये प्रश्न है कि वो क्यों भेजा जाता है और क्या ये ज़रूरी है? देखिए, हम लोग गॉल ब्लैडर सर्जरी करने के बाद गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर को दोनों को हम भेजते हैं टेस्ट के लिए। गॉल ब्लैडर को इसलिए भेजते हैं कि उसमें कैंसर को रूल आउट करना होता है, किसी भी ऑर्गन निकाल रहे हैं, और स्टोन्स को इसलिए भेजते हैं कि स्टोन को टाइप होती है, बहुत तरह के स्टोन्स होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है या पिगमेंटेड स्टोन्स है, मिक्स स्टोन है, उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। कभी कभी उसमें बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाती है, तो उस कल्चर को भी हम टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट होने के बाद जो ये जानकारी है वो पेशेंट को हेल्प करती है कि आगे वो क्या खान पान करे या किस तरह से नहीं, वो टेस्ट तो इसलिए करते हैं कि फर्दर मान लीजिए हमें डिटेक्ट हो गया कोई मैलिग्नेंसी हो गई, तो फिर हम उस लाइन पे वर्कअप करेंगे। जैसे कोई भी स्टोन्स के अंदर में बैक्टीरिया आ गई है, इन्फेक्शन है, तो हम उसके एंटीबायोटिक देके उसको कवर कर देते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे पहले भी आपसे पूछा था कि किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन है, तो किडनी का जब होता है तो वो दवाइयाँ भी, आपने बताया पानी भी पीना है, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, तो इस तरह की कोई दवाई गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए आई है? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कोई इतनी प्रूवन मेडिसिन नहीं है। कुछ मेडिसिन है जो कि 50% के अराउंड में हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको लेना पड़ेगा, 6 मंथ 2 मंथ के लिए। लेकिन वो इफेक्ट करता है छोटी से स्टोन जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर के स्टोन्स होते हैं, उसी पे एक्ट करता है वो। अच्छा। लेकिन जो बड़े स्टोन्स हैं उसमें कोई आपको सर्जरी के लिए जानी होगी, वो मेडिसिन से नहीं जाएगा। जी, तो आज श्रोताओं हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। पित्त की थैली में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स को कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रहे डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता। आप जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपको कि आपने समय निकाला और आप यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। थैंक यू।
पित्त की थैली की पथरी का इलाज। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर शंकर कुमार गुप्ता, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।